डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खारे पानी में मीठे सपने बुनता है मछुआरा, तूफानों से आंख मिलाकर आगे बढ़ता है मछुआरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आपने देखना शुरू कर दिया है दूरदर्शन किसान। सच के साथ में आपका बहुत स्वागत है। सच के साथ में आज चर्चा करेंगे एक ऐसे ही विषय पर। जी हां, हम बात करेंगे मछली पालन की, जिसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में नए ऐलान कर दिए हैं और इस पर तमाम चर्चा आज हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे और समझेंगे क्या वाकई मछुआरों के लिए जो ऐलान किए गए हैं उससे उनकी किस्मत बदलने वाली है, वो नया इतिहास रचने वाले हैं। इसी इतिहास पर चर्चा करने के लिए खास पैनल डीडी किसान के स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले लिए चलते हैं उनके पास, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट और बाद में कराएंगे मेहमानों का परिचय। देश के अर्थव्यवस्था में मछली पालन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। मछली पालन क्षेत्र लगभग 3 करोड़ मछुआरों, मछली पालकों और मूल्य श्रृंखला में कई लाख श्रमिकों का भरण पोषण करता है। खास तौर से हाशिए पर रहने वाले और तटीय समुदायों के लोगों के लिए तो इसका काफी महत्व है। बता दें कि एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में मछली पालन ने हाल के वर्षों में उत्पादन, निर्यात, अवसंरचना विकास और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निरंतर वृद्धि दर्ज की है। मछली राष्ट्रीय खाद्य और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। कुल मछली उत्पादन 1950-51 में 7,52,000 टन से बढ़कर 2024-25 अस्थायी में अनुमानित 197,75,000 टन हो गया है, जो 26 गुना वृद्धि दिखाता है। और ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम, FIDF, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जैसी प्रमुख पहलों के माध्यम से 39,272 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इन पहलों के कारण मछली उत्पादन 2013-14 में 95,79,000 टन से बढ़कर 2024-25 में 197,75,000 टन हो गया है, जो 100% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मछली पालन को लेकर घोषणा की है। बजट 2026 में मछली पालन के लिए 500 जलाशयों के विकास किए जाने की बात कही गई है। मत्स्य पालन, हम 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास के लिए पहल करेंगे। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ किया जाएगा तथा स्टार्टअप्स और महिला नेतृत्व वाले समूहों के साथ साथ मछुआरा किसान उत्पादक संगठनों FPOs को शामिल करते हुए बाजार से जुड़ाव सक्षम किया जाएगा। लोकसभा में पेश किए गए वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में मछली पालन क्षेत्र के लिए अब तक की सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय सहायता राशि 2,761.80 करोड़ प्रस्तावित की गई है। कुल आवंटन में से 2,530 करोड़ योजना आधारित हस्तक्षेपों के लिए निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मछली पालन के विकास की दिशा में ये सभी काफी महत्वपूर्ण कदम हैं। और एक बार फिर से सच के साथ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर के मोहम्मद कोया साहब हैं, बहुत स्वागत है सच के साथ में। और दूरदर्शन किसान पर आप डेवलपमेंट कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर CP गुप्ता, वैज्ञानिक हैं आप, कृषि विज्ञान केंद्र से गाजियाबाद से, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवनीत कुमार, मत्स्य पालन किसान हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं उन्हीं सवालों की जिसको लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हां, आज हम चर्चा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार लगातार प्लानिंग कर रही है और उसको लेकर ऐलान भी कर रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम डॉक्टर के मोहम्मद साहब के साथ करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही मेरा, इस बार के बजट में मछली पालन को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए और किसानों को।
शुक्रिया जी। इस बार की बजट अनाउंसमेंट में पिछले सालों की तरह और उससे भी ज़्यादा बढ़ाव दिए हैं गवर्नमेंट ने, कि जिस पे वेरी इम्पोर्टेंट जी अनाउंसमेंट्स हुए हैं। जी जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें है जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वॉयर्स। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रिजर्वॉयर इज़ एक्चुअली एन इम्पोर्टेंट वेंचर गवर्नमेंट की जो तरफ से हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी मछली की प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं इनलैंड फिशरीज से, खास करके एक्वाकल्चर से, लेकिन अभी भी हमें इतने बड़े पैमाने पे हमारे रिजर्वॉयर अवेलेबल है हमारे देश में। जलाशय हैं जी, करीब वी हैव अराउंड। ठीक है, इस पर और बात करेंगे आपसे, और भी मेहमान हैं आते हैं, छोटा छोटा रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की आगे बढ़ाएंगे। और इस बार हमारे साथ डॉक्टर सीपी गुप्ता। डॉक्टर सीपी गुप्ता, कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह की भूमिका में, कृषि विज्ञान केंद्र को लेकर किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से उन मछुआरों के बारे में सोचते हैं आप, किस तरह का प्रशिक्षण हमारे यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्र से दिया जाता है? डॉक्टर सीपी गुप्ता। कृषि विज्ञान जी, डॉक्टर सीपी गुप्ता जी बोलिए। कृषि विज्ञान केंद्र मत्स्य पालन के विषय में कई तरीके से जो किसानों की मछुआरों की मदद करता है। एक तो हम प्रशिक्षण के माध्यम से करते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण जरूरी। जब तक टेक्नोलॉजी, देखिए आज हम उत्पादकता इतनी यहाँ तक जो हमारा देश पहुँचा है कि आज हम बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। यदि हम वनस्पति 1991 की बात करें तो हमारा 95.75 था। अब 2013 के और 14 की यदि हम बात करते हैं तो भी हमारा उत्पादन बहुत अच्छा नहीं था। वहीं 2024 और 25 की बात करते हैं तो 179.75 टन हम उत्पादन प्राप्त कर लिए। इसका मतलब है कि किसानों में जागरूकता आई है और स्वावलंबी बनना चाहता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र सबसे ज़्यादा जो अहम भूमिका किसानों के लिए करता है कि किस साइज का हमें तालाब में मछली का बच्चा डालना चाहिए, जिससे कि हमें अधिक से अधिक पैदावार मिले। एक तो दूसरी चीज़ कब उसको निकालना चाहिए। जैसे हमारा यह है कि 1 केजी का जब हो जाता है तो यदि आप किसान निकालता है तो उसको मछुआरा निकालता है तो वो एक अच्छे रेट में बिकता है, उत्पादकता अच्छी मिलती है। तो ये सब जो तकनीकी जानकारी हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र मछुआरों को दे रहा है। बहुत अच्छा ये कदम है आपका, क्योंकि जिस तरह से उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र कर रहा है वो वाकई कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और इसलिए मैं आऊँगा, हमारे साथ एक जर्नलिस्ट हैं सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी। सत्येंद्र जी, आपसे भी समझूंगा क्योंकि कृषि से जुड़ी हुई पत्रकारिता को आप अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, ये जो मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और जो ऐलान किए गए हैं इस बजट में भी उनको ध्यान में रख के, वो आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले जब ग्रीन क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन आया जी, उसके बाद जब हरित क्रांति, उसके बाद फिर व्हाइट रेवोल्यूशन आया जब दूध उत्पादन उससे जुड़ी चीज़, अब आया है ब्लू रेवोल्यूशन आया है जो समुद्र की जो क्रांति है, समुद्र से जो चीज़ें निकलती हैं या नदियों से जो चीज़ें निकलती हैं उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। मैं आपको बताऊंगा कि पूरे वर्ल्ड में मछली उत्पादन में भारत जो है दूसरे नंबर पर है। देश से करीब 60,000 करोड़ रुपए का सी फूड जो है निर्यात होता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े बड़े कदम उठा रही है। इस बार जो जैसे नए 500 सरोवर बनाने की बात हुई है ताकि मछली उत्पादन उसमें और बढ़ाया जा सके, और उनको फिर आयात निर्यात की जैसे छूट दी गई। पहले क्या होता था कि कस्टम ड्यूटी ज़्यादा लगती थी, अब कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। और नए जो जैसे क्या कहते हैं होता है फ्रोजन फिश फोस्ट सुरमी ऑयल जो लगने वाली जो बेसिक कस्टम ड्यूटी हो 30% से घटा के उसको 5% करने की बात की गई है। तो एक तरह से यह है कि मत्स्य किसानों के लिए बहुत कुछ करने की योजना इस बार सरकार ने की है। और अगर यही रहा तो एक बार हमारा देश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 जो होगा, जो अभी नंबर 2 पर है। बिल्कुल, तो नंबर 1 पर होगा और यही पूरे देश का हर नागरिक चाहता है, क्योंकि जब हमारी जो कड़ियां हैं, अगर हमारे किसान, हमारे मछुआरे, हमारे मत्स्य पालन करने वाले लोग अगर सक्षम होंगे, मजबूत होंगे, तो ये देश विकसित होगा, जिसका सपना हम 2047 में देखकर लगातार प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसलिए मत्स्य पालन के जो हमारे किसान हैं उनके पास नवनीत कुमार के पास में आऊँगा। नवनीत जी, आप भी बताइए, आपकी दृष्टि क्या कहती है मछली पालन को लेकर, जिस तरह की प्लानिंग, जिस तरह की तैयारी, और उन्हें भी उस श्रृंखला में खड़ा करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया सरकार ने, जहां एक सक्षम किसान होता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी मत्स्य किसान गाजियाबाद हम फार्मिंग कर रहे हैं PVR एक्वा के नाम से। अभी
PVR एक्वा होने का फिश फार्मिंग के साथ साथ ये एक सस्टेनेबिलिटी का प्रोग्राम है। मत्स्य पालक की सबसे अच्छी खास बात क्या थी कि वो आपकी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाता है। एग्रीकल्चर आपकी सस्टेनेबल बनेगी, प्लस पॉइंट होगा। तीसरा सबसे मैं कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे अभी उत्तर भारत में या भारत की एक सबसे पूरे वर्ल्ड की एक समस्या है, वाटर रिचार्ज। मत्स्य किसान एक ऐसा है जो अपने लोकल क्षेत्र का, अपने गाँव का, अपने परगना का वाटर रिचार्ज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। एक तो वाटर बॉडी को मेंटेन रखेगा, प्लस वाटर रिचार्ज करेगा। नंबर 2 पे अगर एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो मत्स्य किसान के पास जो भी एम्प्लॉय हो गए या वो खुद एक किसान है, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट वो लोकल ही रखेगा। तो हमारे पास लोकल वाटर रिचार्ज होता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट बनता है। एक NCR में या हमारे पास प्रोटीन डेफिशिएट है, मछली एक प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है। इस तरीके से किसान की इनकम भी बढ़ेगी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी रहेगा और प्लस उसमें प्रोडक्शन भी आएगा। अभी हमने 26% की ग्रोथ दिखाई है साथ अभी मत्स्य पालन है, उसी चीज को बढ़ रही है। 500 जलाशयों पे सरकार काम करना चाह रही है, अमृत सरोवर हर गांव में बन रहे हैं, उसका होगा। ब्लू रिवॉल्यूशन के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मत्स्य किसान हर एक को बनना चाहिए। अगर आप कुछ दूसरों भी फार्मिंग कर रहे हो और आपके पास ये पॉसिबिलिटीज है, आप पानी की व्यवस्था कर सकते हो, अपने खेतों में छोटा तालाब आप बना सकते हो, तो आपकी इनकम संभवतः आपकी इनकम 100% बढ़ेगी। ये एक सत्य बात है, सत्य प्रतापित है। और लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एम्प्लॉय रिचार्ज होगा। बहुत सारे किसान हैं जहाँ पे लोग बरसात के पानी को रोक के रखते हैं, आप उसमें मत्स्य पालन कर सकते हो। आपके पास अगर ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें एक छोटे हेक्टेयर का 1 एकड़ का भी तालाब बना के आप कर सकते हो। अमृत सरोवर आप ले सकते हो, जो गाँव के तालाब है वो भी तभी मेंटेन हो पाएंगे अगर उसमें कोई इकोनॉमी अगर जुड़ती है। तो इकोनॉमी के साथ साथ हमारा एक एम्प्लॉयमेंट भी जुड़ेगा और वाटर रिचार्ज भी होगा। पहले सारे हमें गाँव देहात सब जलाशय सब तालाबों से अवेलेबल थे, वो सारा पानी बरसात का वहीं जाता तो इकट्ठा होगा और आपके जमीन संचय का भी काम करेगा। और इसी में मैं एक छोटा सा बात और कहना चाहता हूँ, हमारी मसूर झील गाजियाबाद उसमें एक्वाकल्चर टूरिज्म का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, उसे आप देख सकते हो आके। वहाँ पे आप मत्स्य पालन के साथ साथ उसमें एक्वा टूरिज्म भी बढ़ाओ, आप बोटिंग कर सकते हो, आप उस तरीके से वहाँ पे फूड है, किचन है, इस तरह की एक्टिविटी बड़े स्केल पे, स्मॉल स्केल पे आप उसको कर सकते हो। वो भी एक चीज़ को आपकी इनकम भी बढ़ेगी और प्लस आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। इसी चीज़ को आगे देखते हुए मेरे ख्याल से हम सभी को तो ना सिर्फ इनकम बढ़ेगी बल्कि सत्यता के साथ जिस तरह से आप बता रहे हैं, सच के साथ में ये बात वाकई अब इनकम भी बढ़ेगी और हम वो नौकरी भी जनरेट करेंगे। और हमारे साथ लगातार मोहम्मद कोया साहब हैं। कोया साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगा, मछली पालन क्षेत्र में देश की फिलहाल क्या स्थिति है और आप उसको कहाँ देखते हैं? निर्यात के बारे में भी आपसे हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली जैसे अन्य पैनल्स बोले, जी मत्स्य की एरिया में इंडिया इज एक्चुअली फास्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द लीडर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द लास्ट नियरली अभी 10 साल में, पिछले 10 साल में ही आप देखेगा करीब 100 लाख टन से करीब 100 लाख टन से अभी 200 लाख टन की बढ़ोतरी इन 10 साल में। दैट्स मोर देन 100% ग्रोथ रेट, विच इज़ वेरी यूनिक। जिसकी एक्चुअली गवर्नमेंट की जो स्कीम्स की और बाकी अन्य प्रोग्राम की लाभ से ही ये इतने बड़े पैमाने पे प्रोग्रेस हुए हैं। निर्यात में भी करीब ऑलमोस्ट डबल फिगर में अभी अराउंड 60,000। तो ये कह सकते हैं कोई ऐसा आपके निर्यात भी बढ़ा है? 30,000 करोड़ था, तो अभी नाउ इट इज अराउंड 62,000 करोड़ इन दी एंड इट इज इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। आई थिंक विद द न्यू announcements, production and value added export is going to increase in a large way, which will again enhance our हमारे export में और भी बढ़ाव होंगे, और भी बढ़ा होने की उम्मीद है। वाकई ये बहुत बड़ी बात है और जिस तरह से दुगना ये बढ़ा है वो वाकई ऐतिहासिक है। और जिस तरह से तेज़ी के साथ हम बढ़ रहे हैं उससे समझ सकते हैं कि अब हमारे जो मछली पालन करने वाले किसान हैं वो वाकई आगे बढ़ेंगे और सक्षम होंगे, और इसीलिए लगातार सरकार इस पर जोर दे रही है। डॉक्टर CP गुप्ता, वापस आपके पास आऊँगा। आपसे ये मैं समझूंगा, देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र क्या कर रहा है? इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण के साथ साथ हम किसानों को इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, तालाब का क्षेत्र केवल मछली पालने से और नहीं, जो उसका और जो लैंड पड़ी हुई ज़मीन है उसका बेस्ट यूज कैसे करें। एक तो ये हमें देखना कृषि विज्ञान केंद्र का जो हम लोगों का रोल है, किसानों को यहाँ जा करके कि इस ज़मीन का एक तो बेस्ट यूज, क्योंकि ज़मीन जनसंख्या बढ़ती जा रही, ज़मीन की खेती या जो भी है हमारी ज़मीन कम होती जा रही, तो उसका हम बेस्ट कैसे यूज करें जिससे कि
किसान को मछली पालन के उसी एरिया में और चीज़ों का भी लाभ मिले, माने उसकी आर्थिक स्थिति और अच्छी सुदृढ़ हो। इसे एक तरीके से ये मान के चलिए कि वो व्यवसाय के रूप में इसको अपनाए। तो व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए हमें उसे हर तरीके से प्रशिक्षित करना पड़ेगा। जैसे देखिए तालाब होता है, उसके बाउंड्री तरफ यदि किसान केला लगा देता है तो एक अतिरिक्त फसल मिल जाती है और बिना कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और केला बहुत अच्छा होता है। इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंतर्गत हम किसान को ये करना चाहते हैं कि इसी में आप बतख पालन का काम करिए, मुर्गी पालन का काम करिए। जो मुर्गी पालन का या बतख की जो बीट होती है वो मछलियों के लिए हमारे खाद्यान्न में बहुत अच्छा काम करती है, उसकी बात है। दूसरी बात है किसान को अभी तक जो मछुआरा हमारा है पूरी तरीके से दक्ष नहीं कि टेक्नोलॉजी की मुझे कब कैसे करना है, तालाब की सफाई का है कैसे करनी चाहिए, हमें ऑर्गेनिक मैन्योर किस समय डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, इस पे हमें जागरूक हम लोग करते हैं। किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से करते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग के माध्यम से भी हम जो है किसानों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं। तालाब की सफाई कैसे, कीचड़ पड़ गया है तो उसको कैसे निकालना है, चूने की मात्रा कितनी मिलानी है। तो ये सब चीज़ें को जब तक किसान को हम पूर्ण रूप से दक्ष नहीं करेंगे तो उसकी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। और उत्पादकता बढ़ने के लिए ये है कि मछुआरों को हम अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी के विषय में जानकारी दें और उनके जो भी इकोनॉमिक कंडीशन या जो भी उनका तालाब है उसके हिसाब से उनको बताएं। दूसरी चीज़ ये है कि मछली पालन मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा इसमें सीपी गुप्ता जी, ये बताइए ज़रा, जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह का वेस्टेज हो वो भी दूसरी जगह इस्तेमाल हो जाए और उसका उपयोग होने के बाद वो कहीं ना कहीं काम आए। लेकिन अगर हम बात करें प्रशिक्षण की तो किस तरह का तकनीकी प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्रों में दिया जाता है? हम इसको प्रशिक्षण कई तरीके से देते हैं। एक तो 1 हफ्ते का प्रशिक्षण देते हैं पूर्ण रूप से। उसमें हम पूरी चीज़ की कैसे आपने जो फिश फिंगर आता है और बच्चों का कैसे संचयन करना है, कैसे उनको पालना है, क्या उनको पोषण देना है, कब किस मात्रा में देना है, ये हम 1 हफ्ते का प्रोग्राम पूरा बना करके और किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही हमारे यहाँ जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट कृषि विज्ञान केंद्र में रहती है और वो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग के ही तहत हमने जो है तालाब को डेवलप किया है, वो किसानों को भी दिखाते हैं और उनके यहाँ जा करके भी हम उनका सहयोग करते हैं तकनीकी रूप से, जिससे कि उनकी उत्पादकता बढ़े। ठीक है, उत्पादकता बढ़े। और इसको लेकर हम जान लेते हैं मत्स्य पालन किसान से। नवनीत जी, उत्पादन बढ़े इसकी तैयारी पहले से ही की जा रही है, क्योंकि उत्पादन को बढ़े, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी, जाहिर है। और इसीलिए जो जिक्र सीपी गुप्ता जी ने किया, क्योंकि आप कृषि विज्ञान केंद्र से हैं सीपी गुप्ता जी और आप एक किसान हैं, तो वाकई ये जो चीज़ें सीपी गुप्ता जी ने बताएं उससे आप कितने सहमत हैं? क्या वाकई ये जो प्रशिक्षण है आप लोगों के काम आ रहा है, वो दिशा निर्देश आपको दे पा रहा है? हाँ सर, मैं बिल्कुल सर इसमें एग्री करूंगा सर। और ये जो हमारे पास ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ये सब चीज़ें हमारे एक तो लाभ करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में अगर देखो कल्चर तभी बढ़ेगा जब फीड बेस्ड कल्चर बढ़ता है। जब फीड हम मछली को खाना अच्छा खिलाएंगे, फीड बेस्ड कल्चर होगा तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। 26% ग्रोथ अगर आई है तो फीड बेस्ड कल्चर बढ़ने के कारण आई है। और मैं सभी अपने किसान भाइयों से अनुमोदन करूंगा, मेरा सब रिक्वेस्ट है, जब भी आप मत्स्य पालन करें अपने फंड की, अपने फाइनेंस की व्यवस्था करके करें और इसको फीड बेस्ड कल्चर करें। प्लस उसमें तकनीकी जैसे एक एरिएशन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी, अगर हम एरिएशन बढ़ाते हैं तो उससे हमारा एक प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ जाता है। क्योंकि जब एरिएशन होगा, ऑक्सीजन अच्छी होगी तो एक तो उससे बीमारियां कम आएगी, जिससे मेरा खर्चा कम आएगा मत्स्य किसान का, और ऑक्सीजन अच्छी होगी तो मेरा प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो ये मेरे तकनीकी का मुझे केवीके से अगर प्राप्त होता है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है उस चीज़ के लिए। अब यूपी की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन होने वाली है, तो उसमें एक मत्स्य किसान का एक योगदान होगा और हम सभी अपना योगदान 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स में देना चाहेंगे। और फीड कल्चर के साथ साथ इसमें जो और भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एरिएशन है या और भी किस तरह की नई टेक्नोलॉजी आती है, फीड आता है, दवाइयाँ आती है, वाटर मैनेजमेंट आता है। क्योंकि सर मछली हम नहीं पालते, हम सिर्फ पानी पालते हैं। पानी पलेगा तो मछली ऑटोमेटिक पल जाएगी। जब पानी अच्छा होगा, पानी में बीमारियां नहीं आएगी, मछली का प्रोडक्शन पानी अगर स्वस्थ होगा तो मछली पलने में कोई दिक्कत नहीं। तो पानी का कैसे आप चेक करते हैं, कैसे उसका जो चीजें हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं? सर इसके लिए एक किट आती है, उससे हम अपने वाटर पैरामीटर चेक करते हैं। और ये इसमें एक और मैं अपनी बात आगे बढ़ा, जो हमने अपने फार्म पे मैनेज करके देखा है, उस डाटा को हम लिख के रखते हैं। जब हमारे पास 3-4 साल का एक रेगुलर डाटा होता है कि किस मद में कौन सा, किस में पीएच डिस्टर्ब हुआ या अमोनिया डिस्टर्ब हुआ या नहीं हुआ, नाइट्रेट हुआ, नाइट्राइट हुआ, तो उस तरीके से उनका जो डाटाबेस किसान के पास होता है तो बहुत सारे डिसीजन वो अपने खुद तैयारी कर लेता है। कौन से महीने में पीएच
pH डिस्टर्ब हो रहा है, कौन से महीने में अमोनिया डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसकी अगर प्रिपरेशन पहले से कर लेंगे तो हमारा खर्चा कम आएगी, लागत कम आएगी। ठीक है, उस प्रिपरेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और भी चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद सच के साथ में एक बार फिर से स्वागत है और चर्चा लगातार यहां जारी है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जो तैयारी सरकार ने की है, जो बजट में ऐलान किया, उस पर लगातार चर्चा जारी है। खास मेहमान एक पैनल के साथ हमारे साथ बने हुए हैं और इसलिए सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी हमारे साथ पत्रकार हैं। आपके पास सत्येंद्र जी मैं आऊंगा और आपसे भी समझूंगा इस बजट में जो ऐलान किए गए हैं, वाकई जो अभी जिक्र आपने किया और अभी बहुत महत्वपूर्ण आपने जिक्र किया ब्लू इकोनॉमी का। जी हाँ, क्या ये बजट नीली अर्थव्यवस्था को गति देने का ही एक प्रमाण है? जी देखिए, मैं बताऊं आपको, अब तक मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जिसमें से 1,222 सिर्फ मछली पालन के लिए हैं। और मछली पालन जिसे कहते हैं ना कि फिश फॉर हेल्थ और फिश फॉर वेल्थ, दोनों के लिए बेटर है। इस बार जो 2026-27 का बजट है, 2,500 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने रखा है कि मछली पालन को कैसे बढ़ाया जाए, मछली पालन का निर्यात कैसे विदेशों में किया जाए और मछली पालन का जो किसान है किस तरह से समृद्ध हो, जिससे कि और मछली पालन में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी नंबर 2 पे, हमें नंबर 1 पे आना है। तो कैसे आएंगे जब तक सरकार सहायता नहीं देगी, सरकार मार्गदर्शन नहीं करेगी, कृषि वैज्ञानिक उनको जानकारी नहीं देंगे। मतलब ये सबका संयुक्त साझा प्रयास होगा जो किसान तक पहुंचेगा, तभी जो मत्स्य किसान है वो आगे बढ़ेगा। इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना है वो बहुत ही कारगर हो रही है और इस धीरे धीरे इसके लाभ आ रहे हैं और आएंगे। मतलब अगर आप पिछले जब मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर और 2024 तक देखें तो मत्स्य पालन में 100% की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति है। और आने वाले वर्षों में ये जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो बहुत आगे जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जिक्र आपने किया, क्या जिस तरह से किसानों को क्रेडिट कार्ड, कृषि कार्ड दिया जाता है, मछुआरों के लिए भी ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और जो वर्तमान सरकार है उसने शुरू की? जी नहीं, मतलब इस बारे में विचार है, अगर है तो वो कामयाबी होगा, क्योंकि किसान को समृद्ध करना है। चाहे वो गेहूं का किसान है, चाहे वो मत्स्य का किसान है, चाहे वो मुर्गी पालन का किसान है, किसान तो किसान है। किसान को मजबूत करना जो है इस टाइम की जो केंद्र सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसका एक मजबूत उद्देश्य है कि किस तरह से देश का किसान मजबूत हो और खुशहाल हो, तभी देश खुशहाल होगा। बिल्कुल, जब तक किसान खुश नहीं होगा, अन्नदाता खुश नहीं होगा, तो ये देश समृद्ध और सशक्त नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। और इसीलिए हम लगातार किसानों पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर के मोहम्मद साहब, आपके पास वापस आऊंगा। सरकार की ओर से मछली पालन और मछुआरों के लिए काफी कुछ किया गया है, इससे किस तरह से हमारे जो मछुआरे हैं वो जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, जरा वो बताइए हमारे दर्शकों को। ये जैसे अभी अन्य पैनलिस्ट ने भी काफ़ी बार जिक्र किया PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि अभी एक सिनोनिम हो गए फिशरीज की कि ऐसे इतने बड़े पैमाने पे देश पर पूरे फैले ही ये स्कीम। तो वही हमारा मुख्य स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो 2021 से शुरू हुआ। अभी
एक और साल एक्सटेंशन में 26 मार्च तक हैं और उसकी अगले नेक्स्ट वर्जन सेकंड फेज ऑफ PMSY उसे भी अच्छे पैमाने पे अच्छे प्रोग्राम्स के साथ अच्छे अच्छे लेवल की प्रोग्राम हम प्लान में है गवर्नमेंट की तो आने वाले हैं। तो PMMSY ही हमारा सबसे बड़ा स्कीम है। इसमें करीब 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन फिशरीज सेक्टर में आई थिंक इतने बड़े पैमाने पे फिशरीज सेक्टर में इतने सालों से कभी भी नहीं हुए हैं। और इस स्कीम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फिशरीज की और एक्वाकल्चर की सेक्टर में काफ़ी हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट सभी ऑल इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम covering all sectors of fisheries and aquaculture including processing and value addition. Or one important scheme is fisheries and aquaculture infrastructure development scheme, development fund rather FIDF. इसमें this is also kind of इसमें interest subvention और credit guarantee की प्रावधान किए हुए थे। This is also one of the important scheme जिसपे काफ़ी बड़े यूटिलिटी हुए हैं स्टेट्स में। अभी एक्चुअली वी इम्प्लीमेंट दिस स्कीम थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न्ड, सो it is being widely accepted. People are having private investments are happening in India under the FIDF scheme. Another one is actually एक सब स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना। It is actually kind of a formalizing fishery sector अभी informal sector है जिसपे हम अभी सभी को जोड़ के एक formal sector की और बढ़ रहे हैं। In this scheme PMSY की सब स्कीम है which is also an important innovative program by the Government of India Department of Fisheries। और इसके साथ साथ आप किसान क्रेडिट कार्ड की जिक्र किया। एक्चुअली किसान क्रेडिट कार्ड का भी फ़ायदा अभी फिशरमैन को लाभ होना शुरू हो गया क्योंकि अभी इट इज़ कवरिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, जिस पे फिशरमैन या एक्वाकल्चर फार्मर उनकी ऑपरेशनल खर्च जो आते हैं वो दे कैन यूज़ दिस क्रेडिट कार्ड लाइक अदर फार्मर्स, विच इज़ एक्चुअली very humble and very kind gesture of Government of India to extend it to the fishermen and fish farmers. So in all these direction there are such other programs, innovative approaches which is technologically advanced or technologically intricate development programs are being undertaken under all these schemes. Thank you. बिल्कुल। तो देखिए आपने ये इतना बड़ी योजना है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और 20,000 करोड़ एक बड़ा अमाउंट है जिसको सरकार दे रही है और कहीं ना कहीं ये वाकई जो है हमारे मछुआरों के लिए, हमारे जो मछली पालन करने वाले लोग हैं उनके लिए ये बड़ा सहायता के तौर पर सामने आ रहा है और उससे कहीं ना कहीं वो एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आऊँगा डॉक्टर CP गुप्ता आपके पास। डॉक्टर CP गुप्ता, मैं ये समझूंगा कि कृषि विज्ञान केंद्र क्योंकि एक अहम स्थान रखता है और इसीलिए जो मछली पालन है उसके लिए आप लगातार प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं लगातार। अब इस बजट को लेकर आप क्या देख रहे हैं, क्या आपको लगता है? ये बजट जैसा कि बहुत ही उत्साहजनक है मछुआरों मछली पालन के लिए, बहुत अच्छा सरकार ने जो दिया है इसको हम इस तरीके से कि कृषि विज्ञान केंद्र जो करना चाहता है कि किसान को जो सहायता मिल रही है, अलग अभी फिशरीज विभाग से मिल रही है, दूसरी जगह से जो भी सपोर्ट उसे मिल रहा है, तो उसमें हमारा ये है कि इस बजट की मदद से इसके प्रोसेसिंग के प्लांट लगे, क्योंकि अभी मछली का जो हमारा ज़्यादातर प्रोसेसिंग बड़ी कुछ ही जगहों में होता है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि किसान जो हमारे ज़िले लेवल पे हैं वहाँ पे इस तरह की यूनिट इस बजट के तहत यदि लग जाती है फूड प्रोसेसिंग के तहत, तो उसे पैकेजिंग करके वो आमदनी उस ज़िले में किसानों के लिए जब एक FPO के माध्यम से, जैसे कि FPO का इस बार सिस्टम डाला गया है कि FPO को भी फिशरीज FPO बनाए जाएँ, वो FPO के माध्यम से जो हमारी मछली के साथ साथ उसकी जो हम प्रोसेसिंग करके दूसरे रूपों में बदल वैल्यू एडिशन की बात जो आ रही है आज, हमारा सबसे ज़रूरत है कि वैल्यू एडिशन की तरफ जाएं। वो हमें किसानों को अधिक से अधिक मोटिवेट करना, ट्रेनिंग देना और इनको हमें FPO से जोड़ना है। FPO के माध्यम से जोड़ने से एक समूह एक अच्छा जो है बाहर के लिए एक्सपोर्ट के लिए मटेरियल तैयार हो सकता है। उसमें हमें अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम
इस बजट के तहत हमें कुछ स्किल इंडिया के तहत भी बजट हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों को भी से कुछ ना कुछ मिलेगा, जिसके तहत हम और इसको ब्रॉड रूप में वो एक रूट लेवल पे लेके जाएंगे। एक और चीज़ है कि हम ये चाहते हैं कि किसान को, जो भी हमारे मछुआरे जो रजिस्टर्ड मछुआरे हैं, जैसे अभी बात आई कि कैसे खारा पानी है, अम्लीय है या क्षारीय पानी है, तो किसान को हम इतना पारंगत कर दें कि वो चेक कर ले कि मेरा अब इस समय अम्लीय है या क्षारीय चल रहा है, मुझे जिप्सम मिलाने की ज़रूरत है या चूना मिलाने की ज़रूरत है, वो वही लेवल पे जान ले। ये हम इस बजट में जैसे कि सॉइल किट दी जाती हैं, वाटर किट सरकार की तरफ से दी जाती है, तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र को भी और ज़्यादा ये आएगा। इसमें बजट में हमें उम्मीद है कि और ज़्यादा स्ट्रांग, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र स्ट्रेंथनिंग के लिए भी इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। उसके तहत जो भी हमें आएगा हम किसानों को ज़रूर और से अधिक दक्ष करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, किसानों के साथ समन्वय बनाकर जिस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र काम कर रहा है और लगातार एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा है, वो वाकई ऐतिहासिक है और क्रांतिकारी है। लेकिन मैं आपके पास आऊँगा सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी जी, और आपसे मैं ये समझूंगा कि जिस तरह से आपने जिक्र किया सी फूड का, और सी फूड को लेकर आपका कहना था कि जो सी फूड है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके निर्यात के लिए जो वैश्विक बाजार में अपनी पहचान हम बनाना चाहते हैं, उसमें हम अपने आप को कहाँ देखते हैं और कैसे हम उसमें आगे बढ़ें? मैंने जो बताया, जो हमने जो भारत सरकार की जो फ्रोजन फिश योजना है, जब सुरमी लगने वाली जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको 30% से घटा के 5% किया जाएगा, और इसी तरह से फिश हाइड्रोशन पर ड्यूटी 15 से घटाकर 5% की जाएगी। तो इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मैं आपको पूरा आंकड़ों के साथ पेश करता हूं कि जब 1950-51 में 7.52 लाख टन था जो हमारा मछली उत्पादन था, जो कि आज 7.75 है, जबकि 2014 में 95.7 है, मतलब 100% से ज़्यादा। जहाँ 95 लाख टन था, इस बार जो है हमारा 2024-25 में 1,97,000 टन है। तो ऐसी थोड़ी हो गया वो। उसके लिए भारत सरकार का, मोदी सरकार का जो सामूहिक प्रयास है किसानों के साथ मिलकर, वो बढ़ावा उसमें मिल रहा है। और जब हमारी अपनी खपत पूरी हो जाएगी तो हम उसको निर्यात करेंगे। जितना निर्यात करेंगे, जो हमारी जो विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा से हमारी स्थिति मजबूत होगी, किसानों की स्थिति मजबूत होगी। तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। मैं आपको बताऊं कि 3-4 योजनाएं हैं जो सरकार ने दी हैं। FDIF, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PM मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, और ऐसी कई माध्यमों से मिलकर 39,272 करोड़ का निवेश किया गया इन चीजों में। तो इससे समृद्धि आएगी और जरूर आएगी। बिल्कुल। तो हम समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कुल मिलाकर कह सकते हैं, जिस तरह से सत्येंद्र त्रिपाठी हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को समझा रहे हैं। लेकिन आपके पास आऊंगा, मत्स्य पालन के किसान है नवनीत कुमार, आपके पास आऊंगा और आपसे मैं ये समझूंगा, क्योंकि खेती को लेकर युवाओं को प्रोत्साहित करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, क्या मत्स्य पालन को लेकर भी इस तरह के प्रयासों से प्रभावित हो रहे हैं हमारे युवा किसान मत्स्य से? बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे जो किसान है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्रभावित है, युवा बहुत प्रभावित है, युवा पीढ़ी नई नई चीज़ में आ रही है। मैं अपने युवा पीढ़ी के लिए बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जो भी मत्स्य पालन में नया युवा पीढ़ी आ रही है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और इसे आप कमर्शियल स्टाइल मतलब मत्स्य पालन को कमर्शियल स्टाइल में आप सोच सकते हो और उसकी तरह कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन कब पॉसिबिलिटीज़ है? जब आप इसको ट्रेनिंग के बाद करोगे, जब आप इसमें टेक्नोलॉजी के साथ करोगे, जब इसमें डाटा रिकॉर्डिंग के साथ करोगे। हमारे किसान को डाटा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। जैसे मैं अगर कोई कृषि विज्ञान केंद्र से हेल्प मांगता हूँ, तो मुझसे पहले डाटा मांगा जाए, भाई आप कितने एकड़ में फार्मिंग करते हो, आप क्या पानी किस तरह का है, आप कौन किसी वैरायटी की मछली करते हो, आप क्या फीड खिलाते हो, आपके वाटर पैरामीटर क्या है। जब मैं अपने डाटा अच्छे से शेयर करूँगा, तभी मुझे अच्छे से ट्रेनिंग मिल पाएगी, तभी मुझे अच्छे से हेल्पलाइन मिल पाएगी, तभी हेलो किसान सबसे मुझे सपोर्ट मिल पाएगी। और अगर उनके साथ आते हैं, युवा के लिए एक सुनहरा अवसर है, और मेरे ख्याल से युवा को इस ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अभी उम्मीदें बाकी है, बहुत नई सारी चीजें होनी बाकी है, और बहुत सारी ग्रोथ हम कर रहे हैं, और ये एक बहुत खुला फील्ड है जिसे आप कर सकते हो, उसमें संभावनाओं का भरा फील्ड है। तो ऐसा नहीं कि इसमें भी एक्सपोर्ट। तो आप तो मत्स्य पालन के किसान हैं, आप युवा भी हैं, तो आप क्या प्रेरणा है, चूंकि तो क्या कहना चाहेंगे तमाम युवाओं को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर? मैं सर सभी युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप मत्स्य पालक बनिए, मत्स्य पालक के साथ जुड़िए, मत्स्य किसान का फार्म विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलेगी और आपको इन सब चीज़ों हेल्प मिलेगी। अभी लखनऊ में हम हमारा FPO है जो फिश फार्मर प्रोड्यूसर यूनिट है, वो इस पे काम कर रही है। लखनऊ में हम एग्जीबिशन कर रहे हैं, वहाँ पे आप सब आके मिल सकते हो। इस चीज़ में एक्वा टूरिज्म बढ़ेगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ जुड़ती है। इसमें एग्रीकल्चर भी जुड़ता है, इसमें टूरिज्म भी जुड़ता है, इसमें वाटर सस्टेनेबिलिटी जुड़ती है, इसमें अपॉर्चुनिटी जुड़ती है, इसमें नई टेक्नोलॉजीज है। इन चीज़ों के साथ साथ आप इसमें आ सकते हो।
बिल्कुल। तो युवाओं से एक युवा किसान जो मत्स्य पालन कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये अवसर है तमाम युवाओं के लिए मत्स्य पालन करने का और मत्स्य से आगे बढ़ने का। मोहम्मद साहब, वापस आपके पास, मोहम्मद कोया साहब आपके पास आऊँगा और आपसे मैं ये समझूंगा, क्योंकि सरकार की ओर से मछली पालन और मछुआरों को काफ़ी कुछ किया गया है, और भारत के मत्स्य क्षेत्र को आप अगले कुछ वर्षों में किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? अभी जैसे अब देखे, इंडिया इज ऑलरेडी ए लीडर, वी आर नंबर 2, आवर ट्राई इज एक्चुअली, हमारा एफर्ट है कि इंडिया बिकम नंबर 1 बाय 2047, दैट इज़ आवर टारगेट। एंड देन इसमें हमारे स्कीमों में भी नेक्स्ट लाइक जैसे नेक्स्ट 2030 तक हमारा प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट विल बी डबल्ड to say 400 lakh tons of fish production, जिसे अभी करीब 200 है, वहाँ से we will reach it to 200 lakh tons. It is possible, जैसे हमारे पास अभी भी पोटेंशियल बाकी ही रह गए हैं हमारे प्रोडक्शन मराइन फिशरीज़ में भी, डीप सी फिशरीज़, जैसे आजकल हम काफ़ी दौर दे रहे हैं डीप सी फिशरीज़ के लिए। हमारी फ़िशिंग अभी भी तटीय इलाके पे हैं, अभी भी कोस्टल एरिया पे हम फिशिंग कर रहे हैं, इनशोर एरिया में। वी आर प्रमोटिंग डीप सी फिशिंग विथ equipping our fishermen with the capacity for fishing and capacity for skill improvement. So that is one effort where high value fishes जैसे ट्यूना और ट्यूना लाइक फिशेस विच आर वेरी हाई वैल्यू, तो हाई वैल्यू फिशेस से हमारे प्रोडक्शन भी इंक्रीज होंगे। दैट इज़ एक्चुअली हमारे एक्सपोर्ट आल्सो, बिकॉज दीज आर हाई वैल्यू इन एक्सपोर्ट मार्केट्स, सो इट विल तो हमारे किसानों को जरा बताइए कौन से हाई वैल्यू कौन से फिशेज हैं जो अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, जिससे अच्छा आमदनी कमा सकते हैं हम? या एक्चुअली फॉर कोस्टल फिशरमैन हमारा 2 टाइप की, हमारे 2 कस्म हैं, हमारा एक फिशरमैन है और फिश फार्मर है। ठीक है। जैसे फिशरमैन जो अभी वाइल्ड कैप्चर फिशरीज करते हैं, वो करीब हमारा तटीय इलाकों पे मराइन फिशिंग करते हैं। जो इन लोगों को हम अभी बोलते हैं, एक्चुअली व्हाट वी आर टेलिंग इज यू मूव इनटू एक्सप्लोरिंग डीपर इनटू आवर ओशंस। वहाँ अच्छे रिसोर्सेज आर देयर, ट्यूना एंड ट्यूना लाइक फिशेस, स्क्विड एंड कैटल फिशेस विच आर डीप सी, इन सब में अभी अपॉर्चुनिटी हमारे हैं। हम उसके गवर्नमेंट इज आल्सो सपोर्टिंग विद पॉलिसी, वी हैव कम आउट विद लीगल इंस्ट्रूमेंट विच इज enabling, and then we are also having schemes which is going to be much enabling in future. And then in aquaculture and inland fisheries also, we have opportunity for enhancing our productivity one with unit area productivity, with technology we can enhance. And so we are giving effort to enhance technology infusion into aquaculture, so that our productivity will be increased, fishermen will benefit in terms of time and money. ठीक है, टाइम और मनी दोनों ही आप पा सकते हैं अगर हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो लगातार आपको बता रहे हैं, अगर उनके हिसाब से आप आगे बढ़ें तो। इसलिए वापस मैं आऊँगा सीपी गुप्ता जो आपके पास, और चूँकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, प्रशिक्षण का जिक्र कर रहे हैं, मछुआरों को आगे बढ़ाने का जिक्र कर रहे हैं, बजट की चर्चा हम कर रहे हैं, मछुआरों को क्या इस बजट से युवाओं और महिलाओं को मोस्टली, क्या महिलाएं भी मत्स्य पालन से जुड़ रही हैं, और वो किस तरह से आप देखते हैं जब आप कृषि विज्ञान केंद्र में होते हैं, क्या महिलाएं भी इस तरह की ट्रेनिंग में शामिल होती हैं? निश्चित आती हैं, महिलाएं अब काफ़ी जागरूक हो गई हैं, और हम तो विलेज लेवल पे महिलाओं का एक समूह बना करके भी इसको ट्रेनिंग देते हैं, और उन्हें बताते हैं कि कैसी सरकारी योजनाएं, जो बहुत से हैं हमारे जैसे महिलाएं अभी इस तरफ कुछ ही जागरूक हैं, अभी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। वो हम जा कर के गाँव में जा कर के इसको बताते हैं कि जो आपके पास तालाब हैं, केवल पुरुष ही नहीं, आप भी जुड़िए जब तक, क्योंकि फीडिंग का काम करना है, कई चीज़ों, कुछ काम तो पुरुष वर्ग ही करता है, मगर बहुत से काम हमारे महिलाएं करती हैं। तो उनको हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए सरकार अब इस बजट में बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए स्पेशली बजट रखा है, तो यदि आप इसमें आगे बढ़ती हैं तो आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। आपको कम ब्याज दर पर सब्सिडी आपको ज़्यादा मिल रही है, जो आप यदि कोई लोन लेती हैं तो उस पर। दूसरी चीज़ है कि बहुत सी चीज़ें देखिए महिलाएं याद कराती हैं, जैसे अक्सर देखते हैं कि हमारे जो मछुआरे हैं, ये आज जो इंश्योरेंस की तरफ जागरूक नहीं,
इसकी ज़रूरत है जागरूकता करने की कि आप ये चीज़ें बताइए। तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, यदि वो जुड़ती हैं और जो इस वर्ग पुरुष है और महिलाएं दोनों यदि कंधे में कंधा मिला के को लेकर आप क्या सलाह देना चाहेंगे, जल्दी से दे दीजिए। जी, इंश्योरेंस को लेकर क्या सलाह? इंश्योरेंस के लिए देखिए मस्ट है, क्योंकि बहुत सी हमारी बीमारियां लग जाती हैं और अचानक हमारी मछलियां सब खत्म हो जाती हैं। तो यदि आप इंश्योरेंस से आप कराए हैं तो आपको जो सरकार की मदद है पूर्ण रूप से मिलती है, और आप उस समय जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहते हैं उसमें आपको बहुत बड़ा संबल मिलता है। ये आपको बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं बताऊँगा, महिलाएँ, जैसे मैं वैल्यू एडिशन की बात करी तो ये भी बहुत, आज हमारी महिलाएँ इसमें बहुत बड़ा योगदान कर सकती हैं। तो महिलाएं बहुत बड़ा योगदान इसमें दे सकती हैं, और जिस तरह से इंश्योरेंस का जिक्र भी सीपी गुप्ता जी ने किया, इसको कहीं ना कहीं आप अपना सकते हैं और अपनी जो तमाम नुकसान है उससे बच सकते हैं। चर्चा लगातार यहाँ जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन किसान पर आपका स्वागत है, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जो सच के साथ में लगातार किसानों और मछुआरों को लेकर यहाँ जारी है। उस चर्चा पर आगे बढ़ते हैं और हम रुक करते हैं। हमारे एक सहयोगी यहाँ पैनल में बने हुए हैं, पत्रकार हैं, तो आपसे ये जान लेते हैं कि क्या इस बजट से लोकल टू ग्लोबल की सोच को मछली पालन क्षेत्र में मजबूती मिलेगी? सत्येंद्र जी, देखिए, इस बार का अगर आपने वित्त मंत्री जी का भाषण सुना है, सीतारमण जी का, तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ फसलें उगाने से नहीं बल्कि पशुपालन से, मछली पालन से और महंगी फसलों से भी किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। सरकार का मकसद है कि किस तरह से किसानों की आय बढ़ाकर स्थिर की जाए जी। जब हम, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, जब किसान मजबूत होगा तभी तो हम मजबूत होंगे। इस तरह से जो महिलाओं के समूह बना करके वो भी एक किसी इसमें मछली पालन में आगे आ सकते हैं, और बड़ी मछुआरों को बड़ी राहत देने के लिए समुद्री उत्पादों को जो निर्यात है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और खासकर जब मैंने कई बार देखा, मैं कोस्टल एरिया में भी गया हूँ, तो जब कभी ऐसा लगता है कि समुद्र में बाढ़ आने वाली है तो कोस्ट गार्ड के लोग जो उनको कहते हैं कि मछुआरे ना जाएं, और मछुआरे कब जाएं, कहाँ पर क्या मछली मिलती है। जैसे कई बार हमारा जो मुंबई वाला जो समुद्री तट है वहाँ पर एक मछली मिलती है लाल परी, जो कि वो भारत का समुद्री एरिया नहीं है, वो पाकिस्तान का एरिया है। तो हमारे वो उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत है, तो हमारे मछुआरे कई बार गलत तरीके से वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। तो उसको लेकर भी उनको गाइडेंस देने की जरूरत है। जो हमारा जो कोस्टल एरिया है कहाँ तक है, आप कहाँ जाएं, ऐसा ना हो कि लालच में आप जाएं और आप फंस जाएं। कई बार हमारे जो नावें पकड़ी गई हैं पाकिस्तान में, वो लाल परी मछली बहुत ही महंगी बिकती है बाजार में, उसके लिए पहुंच जाते हैं। तो जब हमारे किसान को जानकारी होगी और हमें पता होगा कि हमारा कोस्टल एरिया यहाँ तक है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की जानकारी जब सरकार से मिलती रहेगी तो किसान अच्छा
अच्छा करेगा, बेहतर करेगा और देश के भविष्य के लिए बेहतर होगा, उसके अपने परिवार के लिए, उसके अपने भविष्य के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल, तो किसान अगर अच्छा करेगा तो देश के लिए अच्छा होगा। ये वाकई बहुत अहम बात सत्येंद्र जी आप कह रहे हैं और इसीलिए किसान ही हमारे साथ हैं, सत्येंद्र जी ने बताया। लेकिन हमारे साथ नवनीत जी हैं। नवनीत जी, क्योंकि जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और हम जिक्र कर रहे हैं कि जो किसान हैं, जो मत्स्य पालन करने वाले किसान हैं, क्या इस तरह की समस्याएं उन्हें आती हैं? जागरूकता में कहीं कमी अभी महसूस होती है या फिर आप की तरह सब शिक्षित मत्स्य पालन करने वाले किसान हैं? नहीं सर, अभी थोड़ा सा ट्रेनिंग का अभाव है, ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है और ये फेस होती है चीज़ ट्रेनिंग से धीरे धीरे हमें चीज़ों का हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेनिंग की और ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे उसकी आवश्यकता है, वो बढ़नी चाहिए। और हमारे किसान हैं, उसको नए चीज़ों से अगर वो जुड़ेगा, जैसे मैं अभी छोटी सी आप बात हो कि हमारे पास उत्तर भारत में कोई ऐसा इवेंट ही नहीं होता जहाँ मत्स्य पालक उनसे जो फीड बेस्ड कंपनी है या उसके वाली कंपनी, दवाइयों वाली कंपनी है, उनके साथ जुड़ सके, उनसे बात कर सके। तो इस तरह का इवेंट पहली बार लखनऊ में हो रहा है, तो उसको वहाँ लाभ मिलेगा। और सारी चीज़ें केवी के साथ जुड़ेगा, नए लोगों से मिलेगा, नहीं। और सबसे एक अच्छी बात हो रहा है ट्रेनिंग। नवनीत जी जरा बताइए, दूरदर्शन किसान पर जो तमाम किसान, मछुआरे और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको बताइए कब ये इवेंट हो रहा है और इस इवेंट में क्या क्या होने वाला है, जरा वो भी बताइए ताकि वो इस इवेंट में शामिल होकर आपसे और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे कुछ सीख सके। सर, एक फरवरी मंथ में हो रहा है, 26, 27, 28 तारीख में, और आप यहाँ पे साथ जुड़ सकते हो। और मत्स्य पे यहाँ पे दवाइयाँ वाली कंपनियां हैं, जो मत्स्य से संबंधित दवाइयाँ है, मत्स्य से फीड संबंधित जो कंपनियां है वो सब डायरेक्ट आ रही है। और डायरेक्ट जो किसानों से जुड़े एक्सपीरियंस किसान हैं वो सब वहाँ पे आ रहे हैं, जो अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। नंबर 2 पे अपने जो हमारे केवी के हैं, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, वो सब लोग आ रहे हैं जो आम भाषा में किसान को किसान की बात किसान की भाषा में बता पाएंगे। इस तरीके से आप उसके साथ जुड़ सकते हो। इसलिए मैं इनको आप सब लोग आमंत्रित हैं, उन सबको आमंत्रित करना। ठीक है नवनीत जी, आएंगे आपके पास, लेकिन मोहम्मद कोया साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आप क्योंकि मिनिस्ट्री से हैं और इसलिए आपको ज्यादा जानकारियां हैं, इसलिए मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझूंगा आपके अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती आप किसको मानते हैं और उसका समाधान क्या है, जो आज हमारे दर्शकों को आप बताएं। एक्चुअली दोनों एक्वाकल्चर में हो या फिशरीज इन जनरल में सबसे बड़ी चुनौती हमें अभी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी ही दिखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी थोड़ा कमियां हैं हमारे देश में, जिसका हम एड्रेस कर रहे हैं। और मार्केट की जो डायनामिक्स हैं, जिस पे हमें काफ़ी ट्रेसेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सर्टिफाइड की डिमांड है, जिसके लिए हम तैयार होने की ज़रूरत है। जो क्लाइमेट रेसिलियंस, जैसे क्लाइमेट वेरिएबिलिटी हम बोले, एक्चुअली हमारे स्कीम्स इन जनरल, ऑल द स्कीम्स आर ओरिएंटेड टू एनहांस नाउ to enhance the climate resilience of our fisheries. It is अभी हम पूरा देश, हमें जानकारी है कि it is climate variability is affecting our fisheries. So all our schemes are generally oriented to enhance the climate resilience. So one is that like we have a climate resilient village, 100 villages in country we have identified to develop it as a climate resilient village in the PMMSY. We have spent around 200 crores for this scheme in identified from all the coastal areas most vulnerable 100 villages, जिसको हम scientific and technically develop करेंगे, जो in enhancing its climate resilience and the fishermen's income. Then the technology which is actually जिस इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज की और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, जो टेक्निक की बात कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए हम इस वक्त क्या कर रहे हैं हम, या फिर हमारी क्या प्लानिंग है? all our schemes are oriented to development of infrastructure, enhancing the infrastructure to the best the world class infrastructure. ठीक है। We have smart and integrated facilities in all our infrastructures, fishing harbor हो या in aquaculture infrastructure हो, common infrastructures में. So we are our effort is actually globally benchmarked and on par with the best of the global available standards. Our efforts are always for that. So then this including the traceability, what I was just telling, for market enhancement, we are also having a program for traceability of our fisheries. We have actually in the last World Fisheries Day, it was released traceability framework, which is open for the states and the industry to adopt, which will enhance in our traceability of our products, and that will fetch us better market access to affluent markets. ठीक है, ठीक है। सीपी गुप्ता जी के पास आऊँगा। सीपी गुप्ता जी, देखिए
जो अभी ये बता रहे थे कोया साहब कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है, तो उन पर काम किया जा रहा है। जिक्र किया था एक हमारे मत्स्य पालन के जो किसान बने हुए हैं हमारे साथ नवनीत जी, उन्होंने जिक्र किया अभी जागरूकता की भी कमी है। तो आप कैसे देखते हैं जब कृषि विज्ञान केंद्र में तमाम जो किसान हैं, मछुआरे जब आते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, अभी किसान जैसे हमारा ये है कि मिश्रित मछली पालन की तरफ किसान क्या करते हैं, ज़्यादातर अपना एक दो प्रजातियों पे ध्यान रखते हैं। जो जैसे हमारे तालाब है उसमें अलग अलग फूड मटेरियल होता है, हर लेवल पे फूड मटेरियल होता है। तो ये एक सबसे बड़ी हम लोगों की समस्या है कि किसान को हम मिश्रित पालन की तरफ बहुत करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कुछ तो किसान हैं जो बहुत जागरूक है, वो तो कर ले रहे हैं। जो सामान्य रूप से हम जो विलेज में छोटे छोटे हमारे मछुआरे हैं वो इसकी तरफ अभी नहीं हो पा रहे हैं कि कैसे। एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो नहीं, दूसरा उस तालाब का फीडिंग कि जैसे हम लोग बताते हैं उस करने के लिए वो अडाप्ट नहीं करना चाहता, उसको जो आता है दिमाग में, जो उसको इजीली उपलब्ध होता है वो कर देता है। तो यदि हमारी फूड इंडस्ट्री हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साथ, जो हमारे मत्स्य पालन के साथ कोलैबोरेशन करके हम फार्मर्स तक, जो हमारे मत्स्य मछुआरे हैं, उनको हम जागरूक यदि करते हैं तो हम पर इकाई में उत्पादकता अधिक ले लेंगे। और इसके लिए हमें किसान को जागरूकता करने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब तक मिश्रित मछली पालन की हम पद्धति नहीं किसानों तक अडाप्ट करा पाएंगे तब तक नहीं उसको जो एक हमें लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। दूसरी चीज़ है इंटीग्रेटेड की तरफ हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं किसानों को, मगर कि जो हमारा मछुआरा है उस पर भी ध्यान नहीं देता है। हम अक्सर ये कहते हैं कि इसके साथ मुर्गी बतख पालन करिए, मुर्गी पालन करिए, इससे आपको अंडे मिलेंगे, मांस मिलेगा, वो भी आप करिए, तो उसमें भी वो करता है, समस्या होती है। तो इस तरह की दूसरी चीज़ है खरपतवार हो जाते हैं तालाब में, समय से यदि सफाई कर देता है, समय से पोषण देता है, तो ये सब चीज़ें, तो अभी इसमें हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में जिस तरह का बजट इस बार आया है, और मुझे उम्मीद है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो स्ट्रेंथनिंग की तरफ सरकार का ध्यान है, हमारे ICR का ध्यान है कृषि विज्ञान केंद्र को और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, तो इन सब चीज़ों पे हमें और किया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये नेट की बिल्कुल इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए जो आप बता रहे हैं, वाकई वो बहुत ज़रूरी है। देखिए वक्त की पाबंदी है और वक्त बहुत कम है हमारे पास, तो एक छोटा छोटा रिएक्शन हम ले लेते हैं जल्दी। सत्येंद्र जी आपका ले लेते हैं इस बजट को लेकर और मछुआरों को बढ़ावा देने को लेकर एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए। मैं आपको छोटा सा रिएक्शन ही दूंगा। अभी मैं इंडिया एनर्जी वीक था भारत सरकार का, जो कि पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर था। वहां मैंने देखा समुद्री स्वैल से एनर्जी बनाई जा रही है। तो मतलब सरकार का ध्यान जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो इसी तरह पूरा होगा जब तक आप मछली पालन के लिए तमाम तरह की सुविधाएं, और जो देश नंबर 1 है वहां का भी हमारे किसानों को दिखाना चाहिए कि भाई ये देश नंबर 1 कैसे बना है। तो उसका जब हमें सीख मिलेगी तो हमारे किसान और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नवनीत जी आप भी एक छोटा सा रिएक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। सर मैं अपने बस किसान भाइयों के लिए कहूँगा, सबसे पहले जब भी वो फिश फार्मिंग स्टार्ट करे या कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र के सफल किसानों का फार्म जरूर विजिट करें सबसे पहले। नंबर 2, अपने कल्चर की पूरी प्लानिंग करें। उस प्लानिंग में आपका वर्क प्रोफाइल भी आता है, आपका फाइनेंस भी आता है, आपकी मार्केटिंग भी आती है। उसको पूरा प्री प्लान करने के बाद जो अपने पूरे साल का कल्चर प्लान करें, कुल मिलाकर पूरी तैयारी करें, उसके बाद शुरुआत करें और अपने डाटाबेस को पूरा लिख के रखें ताकि अगर किसी से हेल्प भी मांगे तो लोग उसके डाटाबेस पे उसको कोई हेल्प कर पाए और डाटा रिकॉर्डिंग रख के पूरी चीज। ठीक है, कोया साहब आपसे भी कहूंगा एक छोटा सा रिएक्शन हमारे दर्शकों के लिए। आज इस बजट अनाउंसमेंट्स में हमारा एक्वाकल्चर प्रोटेक्शन की बढ़ोतरी होने की प्रावधान है, प्रोडक्टिविटी की बढ़ोतरी होने की है और एक्सपोर्ट की, और साथ में साथ किसान की आमदनी बढ़ाने की और लाइवलीहुड यानी जॉब्स क्रिएशन इन द विलेजेस स्पेशली विद द रिजर्वायर इंटीग्रेटेड रिजर्वायर डेवलपमेंट एंड दिस एंड देन एक्सपोर्ट एंड रिडक्शन ऑफ custom duty for supporting the export community. So it is actually a holistic approach with all areas being touched and everybody being touched by the budget. ठीक है, बहुत थैंक यू। CP गुप्ता जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन आप भी दे दीजिए, उसके बाद हम मैं मछुआरों को या मत्स्य पालक किसानों से चाहूँगा जो हमारी महिलाएं इस समय आगे आ रही हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र से ज़रूर जुड़ें, अपनी समस्याओं को रखेंगे तो निश्चित है कि आप, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र जरूर एक है, कहीं कहीं तो 2 हैं, तो वैज्ञानिकों से मिलेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मदद मिलेगी और
आर्थिक रूप से आपकी पैसे की बचत होगी, सही जो चीज़ है वो आप तक पहुंचेगी। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र से हमें सभी मछुआरे जरूर जुड़ें। बिल्कुल, तो कृषि विज्ञान केंद्र से सभी मछुआरे जुड़े और सभी लोग आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में। कोया साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए। नवनीत कुमार जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम चीज़ों को हमारे साथ रखने के लिए। हमारे साथ जुड़े सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सीपी गुप्ता जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज हमने चर्चा की जिस तरह से लगातार मछुआरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है, उस पर हमने चर्चा की और बताया कि कैसे और हमारे मछुआरे आगे बढ़ सकते हैं और नया इतिहास रच सकते हैं। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर किसी मुद्दे पर होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।